नेक्स्ट सेशन लिखो 1919 अमृतसर सेशन, प्रेसिडेंट है इसके मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो जलियांवाला बाग का जो कांड जो है वो हो गया था 1919 में, इस वजह से एक सेशन जो है वो रखा गया अमृतसर में 1919 का, जिसके प्रेसिडेंट जो थे मोतीलाल नेहरू थे, जो जवाहरलाल नेहरू है उनके फादर। उसके अलावा ये सेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इस वजह से लिख लिया था क्योंकि आपके इंटरव्यू में जो है आपकी सिटी से रिलेटेड सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसी सिटी से बिलोंग करते हो जिसका जो है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, या आपकी सिटी से कोई महान शख्सियत जो है उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो आपसे इससे रिलेटेड सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा मेरा ऑप्शनल जो था वो हिस्ट्री था, इस वजह से भी मैंने इसको जो है अलग से लिख लिया था, अदरवाइज इसका कोई ऐसा खास रेलिवेंस जो है वो नहीं है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ है हिस्ट्री से रिलेटेड, या जैसे अमृतसर में अजनाला के पास जो है ये कुआं जो है वो मिला था जिसमें बहुत से लोगों को जो है वो दफना दिया गया था, तो वो जो ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें जो है वो आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अपनी सिटी के बारे में आपको हिस्टोरिकली या ज्योग्राफिकली या फिर उसके अलावा इकोनॉमिकली जो कुछ भी हो रहा है आपकी सिटी में वो आपको पता होना चाहिए। जब भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि अपनी सिटी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सके वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 1920 का सेशन, 1920 सेशन। 1920 में 2 सेशन हुए थे। ठीक है, वैसे जनरली साल में 1 सेशन हुआ करता था, लेकिन अगर मान लो कि कुछ हम नया इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो बीच में एक स्पेशल मीटिंग जो है वो रख ली जाती थी, जिसको स्पेशल सेशन जो है वो कहा जाता था। ठीक है, तो 1920 में लिखो कलकत्ता स्पेशल सेशन, कलकत्ता स्पेशल सेशन, कलकत्ता लिखो, ब्रैकेट में स्पेशल सेशन लिख लो। इसके प्रेसिडेंट है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। साथ में लिखो गांधी इंट्रोड्यूस्ड हिज नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, गांधी इंट्रोड्यूस्ड हिज नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। तो गांधी ने फाइनली 1920 में ये डिसाइड किया कि वो अपना नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उस वजह से, क्योंकि वो प्रोग्राम स्टार्ट करना था, तो उस वजह से क्या किया गया, 1920 में एक स्पेशल सेशन जो है वो रखा गया जिसमें ये बात डिस्कस की गई कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करनी है या नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसमें सारी डिस्कशन हुई कि क्या क्या होगा इस प्रोग्राम में। अब उस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करना है, तो वो इंट्रोड्यूस फाइनल एनुअल सेशन में उस चीज को पास किया जाएगा कि अब हम जो है नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है उसको पास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 1920 में नागपुर सेशन होता है, एनुअल सेशन, नागपुर सेशन, एनुअल सेशन। प्रेसिडेंट है इसके सी विजय राघवाचार्य, सी विजय राघवाचार्य, और इसमें फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको अप्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन लिखो 1922 गया सेशन, गया सेशन। प्रेसिडेंट है इसके सी आर दास, प्रेसिडेंट है इसके सी आर दास। तो गांधी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट कर दी। ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट जो था वो हो गया। ठीक है, उस वजह से गांधी ने अपना प्रोग्राम जो था वो बंद कर दिया। अब गांधी को ये बात बोले कौन कि तूने जो है वो गलत कर दिया, पूरा भारत तेरे साथ था और तूने जो है प्रोग्राम इसको बंद कर दिया। अब ये बात गांधी को बोले कौन, तो जो सी आर दास हैं उन्होंने बात को घुमा फिरा के बोल के कहा कि देखो जो गांधी जी है ना, उनका प्रोग्राम जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसको ना सही तरीके से हम भारतीय जो है हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। उसके अलावा गांधी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने को बोला था, उसमें बोल दिया था कि जो जितने भी हमारे पॉलिटिकल पोस्ट वगैरह जो है, जितने भी हमारे इंडियंस जो है जो ब्रिटिश काउंसिल में बैठे हैं वो सारे वहां से रिजाइन कर दें। जो हमारे ये जो है किसी भी तरीके से ब्रिटिश को कॉपरेट जो है वो हमने नहीं करना है। उस वजह से उसके अलावा ब्रिटिश ने वहां पे वो भी करवाए थे, इलेक्शंस भी करवाए थे। तो इंडियंस ने बोल दिया कि हम जो है इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इलेक्शंस में खड़े ही नहीं होंगे। अब उस वजह से क्या हुआ, सी आर दास ने बोला कि देखो गांधी का प्रोग्राम जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन गांधी ने ये बोल दिया कि हम जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उस वजह से क्या हुआ कि ऐसी पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर गई जो प्रो ब्रिटिश थी और वो जीत भी गई।
अब उस वजह से क्या हुआ कि जो हमारा जो है जो मोटिव जो था कि हमें जो है ब्रिटिश को तंग करना है कि जो भी वो बिल लेके आते हैं हमें उसके खिलाफ बोलना है, अब हम वो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम जो है वो काउंसिल में गए नहीं। इस वजह से इन्होंने बोला कि हम ऐसे करते हैं, गांधी के साथ ही रहते हैं, लेकिन हम इलेक्शन जो आगे होने वाले इलेक्शंस हैं हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सभी ने सीआर दास की बात को मान लिया और अगला जो सेशन जो था गया सेशन, उसमें सीआर दास को प्रेसिडेंट जो है वो बना दिया। अब जब प्रेसिडेंट बना दिया तो सीआर दास ने फाइनली बोला कि देखो अब इलेक्शंस आने वाले हैं तो हम सब क्या करेंगे कि हम जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारे जो थे इसके जो मेंबर्स जो थे कांग्रेस के, उन्होंने मना कर दिया। वो कहते नहीं, बापू ने बोला है, गांधी ने बोला है कि इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो हम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सीआर दास ने बोला कि देखो यार, जब मैं प्रेसिडेंट बनने वाला तो मैं यही बातें तो तुम्हें पहले ही कह रहा था प्रेसिडेंट बनने से कि हमें जो है इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो मैं ये जो तुमने मुझे प्रेसिडेंट बनाया तो मैं प्रेसिडेंटशिप से जो है मैं रिजाइन करता हूं। और सीआर दास जो है वो जाके बाद में अपनी पार्टी जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके। ठीक है, लिखो, बट ही रिजाइंड ड्यू टू रिजेक्शन of his council entry program, but he resigned due to rejection of his council entry program, whereafter he founded Swaraj Party। ठीक है, तो ये और मोतीलाल नेहरू मिलके स्वराज पार्टी जो है उसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट सेशन 1924 बेलगांव सेशन कर्नाटका में। इसके प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। वो पहली और आखिरी बार किसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट जो है वो बनेंगे। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। उसके अलावा गांधी जो है उन्होंने जो है बड़ी ना छोटी सी फीस रखी हुई थी 25 पैसे की, कि कोई भी बंदा यहाँ पे 25 पैसे जो है वो जमा करवाए और इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर जो है वो बन जाए। ठीक है, तो 25 पैसे जो है वो सबमिट करवाते। अब गांधी ने कभी भी 25 पैसे जो है वो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं दिए, सिवाय इस सेशन के 1924 वाला सेशन जिसमें इसको प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाना था। तो इसी साल जो है गांधी जो है 25 पैसे जो है वो देते हैं। और अंग्रेज जब गांधी को पकड़ने आते तो कहते कि हम तुम्हें जो है वो अरेस्ट करने आ रहे हैं क्योंकि तुम जो है कांग्रेस का मेंबर हो और कांग्रेस जो है अंग्रेजों के खिलाफ बोल रही है। तो कहते हैं कि भाई प्रूव करके बताओ। ठीक है, कांग्रेस का मेंबर तो मैं तब होऊंगा ना अगर मैंने इसमें 25 रुपए जो है फीस वो दी होगी, 25 पैसे फीस जो है वो दी होगी। तो मैंने 25 पैसे फीस नहीं देता, मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं। उसके अलावा गांधी ने पता नहीं क्या ट्रिक ढूंढी हुई थी, अदरवाइज जब भी ये होते बाहर होते, जेल के बाहर होते तो एकदम फिट होते। ठीक है, जैसे ही जेल के अंदर जाते एकदम जबरदस्त वाले बीमार हो जाते। ठीक है, फिर अंग्रेजों को लगने लगता कि बुढ़ा जो है वो अंदर मर जाएगा और कहीं अंदर मर गया तो पूरा भारत देश जो है वो हमारे पीछे आ जाएगा, तो इसको जल्दी जेल से निकाल दिया जाता है। जैसे इसको जेल से निकाला जाता ये फिर भारत यात्रा पे निकल जाता। तो ये इसने पता नहीं क्या ढूंढा हुआ था, जादुई पैंतरा जेल में जाके बीमार हो जाता था और बाहर आते ही जो भारत भ्रमण जो है उस पर निकल जाता था। नेक्स्ट लिखो 1925 कानपुर सेशन। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार एक भारतीय महिला को इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाएगा। देखो सरोजिनी नायडू, प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन विमेन। इनके बारे में स्टैंड अलोन फैक्ट लिख लो, शी इज ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेशन लिखो 1928 कलकत्ता सेशन। प्रेसिडेंट लिखो मोतीलाल नेहरू, इसी सेशन में इन्होंने क्या किया, यूथ कांग्रेस की फॉर्मेशन जो थी वो कर दी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखा आगे वो जो जवाहरलाल नेहरू है वो जवान हो रहा है। ठीक है, तो इस यूथ कांग्रेस का नेता जो है वो उसको बना दिया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से नेपोटिज्म जो है वो चलता रहेगा, आगे इंदिरा गांधी बनेगी, फिर वो क्या कहते हैं राजीव गांधी बनेगा, देन वो राहुल गांधी को बना देंगे। ठीक है, तो ये मोतीलाल नेहरू का तब का प्लान था।
1928 का। यूथ कांग्रेस फॉर्म्ड, लिख लो, यूथ कांग्रेस फॉर्म्ड। इसी साल क्या हुआ था? साइमन कमीशन इंडिया आया हुआ था, तो लिख लो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ये कमीशन इंडिया इस वजह से आया था, साइमन कमीशन, कि अंग्रेजों ने भारतीयों से पूछना था कि तुम जो है बताओ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस जो है वो चाहते हो, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कि अगला जो हमारा जो एक्ट जो है अगला पास होने वाला है तो उसमें क्या क्या तुम हमसे जो है क्या क्या रिफॉर्म्स जो है वो चाहते हो, ठीक है। तो वो साइमन कमीशन जो है वो इस वजह से इंडिया आया था। लेकिन उससे पहले क्या लोगों इनको इंडियन ने इसका विरोध इस वजह से किया कि हमारे देश के लिए चेंजेस जो है वो तुम करने जा रहे हो और इस कमीशन में कोई भी भारतीय मेंबर है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से इसका विरोध जो है वो हो रहा था। लिख लो साइमन कमीशन। नेक्स्ट लिखो नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, तो फाइनली वो जो रिपोर्ट जो है वो साइमन कमीशन को जो देनी थी इंडियंस ने, वो रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू जो है वो रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट जो है उसको पेश किया जाता है गवर्नर वाइसरॉय या गवर्नर जनरल के सामने। नेहरू रिपोर्ट। और इसी में जो है वो स्वराज की मांग जो है वो कर देते हैं, ठीक है। और बाद में लेकिन इस सेशन में एक चीज और होती है, 1928 वाले सेशन में नेहरू जो होते हैं, मोतीलाल नेहरू, ये मांग कर रहे होते हैं स्वराज की। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं प्लस सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों मिलके पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, ठीक है। स्वराज और पूर्ण स्वराज में अब डिफरेंस क्या है? स्वराज का मतलब है कि इंग्लिश डोमिनियन स्टेटस रहेगा, ठीक है, इंग्लिश के डोमिनियन बन के रहेंगे हम और देश जो होगा वो हमारा आजाद होगा, लेकिन डोमिनियन होगा अंग्रेजों का, ठीक है। जैसे आज आपका ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ठीक है, वहां पे प्रधानमंत्री उनका अपना होता है, लेकिन एक क्वीन की तरफ से एक गवर्नर जो है वो वहां पे अपॉइंट किया जाता है, जो कि पूरी खबर जो है वो आगे क्वीन को देता है, ठीक है। और जो आपके ये जो प्रेसिडेंट है उस क्वीन के सबऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये है आपका डोमिनियन स्टेटस का मतलब। तो ये मोतीलाल नेहरू जो थे वो स्वराज की मांग कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। पूर्ण स्वराज का मतलब ये होगा कि कोई भी डोमिनियन स्टेटस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो जब ये मांग कर रहे थे तो उसके बाद गांधी जो है वो बीच में इनको कहते हैं कि देखो मोतीलाल नेहरू जो है वो बड़ा है, इस बार उसकी बात मान लेते हैं, स्वराज की मांग करते हैं। अगर अंग्रेजों ने स्वराज नहीं दिया तो अगले साल तेरे को जो है वो प्रेसिडेंट बना देंगे और तू जो है पूर्ण स्वराज की मांग कर लेना, ठीक है। तो लिखो अगला सेशन 1929, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, जगह भी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट भी इंपॉर्टेंट है और यहां पे क्या मांग की गई? पूर्ण स्वराज की मांग की गई, उसको भी स्टार मार्क कर लेना। देखो 1929 लाहौर सेशन। प्रेसिडेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें लिखो पूर्ण स्वराज डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पूर्ण स्वराज डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट लिखो 26 दिसंबर 1930। देखो 1929 का सेशन है, कब हो रहा होगा? दिसंबर 27, 28, 29 को, ठीक है, लास्ट डेज में होता था। तो यहां पे ये सेशन जो है ये हो रहा होगा, किसको प्रेसिडेंट बना दिया? नेहरू को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को। अब वो क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 1930 को मैं तुम्हें आजादी भी ले दूंगा, ठीक है। तो नेहरू जो था वो इतना कॉन्फिडेंट था कि 1900 थोड़े ही दिनों के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 25-30 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें आजादी जो है वो दिलवा दूंगा, ठीक है। तो लिखो 26 जैन 1930 डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंस डे। डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। अब हमें आजादी कब जाके मिली? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। लेकिन ये बात जो थी ये नेहरू कह चुका था ऑलरेडी, ठीक है, यहां पे 1929 वाले सेशन में। अब इस तारीख को जो है 26 जनवरी वाली तारीख जो है इसको इंपॉर्टेंट बनाना था, इस वजह से इसको जो है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पे बनाया जाता है, रिपब्लिक डे, ठीक है। तो उस दिन जो था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो गया था, तो उस वजह से उसको रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है। लिखो 26 जैन 1930 डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंस डे। कांग्रेस
approved मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो है, ये मोतीलाल में, यहां पे मैंने आपको बताया था ना कि मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट जो है वो बनाई थी, जो ऊपर लिखा है मैंने नेहरू रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को इस कांग्रेस की कमेटी ने 1929 में अप्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखो कराची सेशन 1931, 1931 प्रेसिडेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें लिखो कांग्रेस पास्ट रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, कांग्रेस पास्ट रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या था? जो आज के आपके डीपीएसपीज हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो जो आज के डीपीएसपीज जो हैं वो उस टाइम पे हमने पहले ही डिसाइड कर लिए थे, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम बनाया था उसमें। देखो नेक्स्ट, कांग्रेस अप्रूव्ड गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। ये सारी चीजें जो है ये हमने आगे जाके डिस्कस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 1937 फैजपुर में होता है ये सेशन। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, जगह भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हूं। प्रेजेंट लिखो जवाहरलाल नेहरू। लिखो फर्स्ट सेशन एट द विलेज, फर्स्ट सेशन एट अ विलेज। तो जब हम जिम्मेदारी सिस्टम या वो सारे सिस्टम जो है, रेवेन्यू सिस्टम जो है वो हम कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था ना कि ऑल इंडिया किसान सभा जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई थी, ठीक है, क्या कहते हैं 1937 के आसपास, ठीक है, 1936-37 के आसपास ऑल इंडिया किसान सभा जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई थी। अब गांधी ने क्या सोचा कि हम ऐसा करते हैं, हम अपना सेशन जो है वो वहां पे रखते हैं गांव में, ठीक है। और पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पे 2 स्टेजेस लगेंगे, एक साइड पे ऑल इंडिया किसान सभा का स्टेज लगेगा, दूसरी तरफ कांग्रेस का स्टेज जो है वो लगेगा। ये जो है अपनी मांगे बताएंगे कि हम अंग्रेजों से क्या मांगे करते हैं। कांग्रेस जो है वो इधर से बोलेगी कि हम आपकी मांगे जो है वो पूरी करवाएंगे, ठीक है। तो इनको साथ जोड़ने के लिए, किसानों को साथ जोड़ने के लिए एक सेशन रखा गया उसमें फैजपुर यूपी में, और जो सेशन जो था एक गांव में रखा गया क्योंकि किसान गांव में रहते हैं, तो इस वजह से ये सेशन जो था इंपॉर्टेंट था और ये पहला सेशन था जो गांव में रखा गया। नेक्स्ट लिखो 1938 हरिपुरा सेशन यूपी में, हरिपुरा सेशन यूपी में। प्रेसिडेंट है इसके सुभाष चंद्र बोस, प्रेसिडेंट है इसके सुभाष चंद्र बोस। लिखो ही इस्टेब्लिश्ड नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर जवाहरलाल नेहरू which had its first session at Bombay, इस कमेटी का पहला सेशन बॉम्बे में रखा गया। नेक्स्ट लिखो 1939 त्रिपुरी सेशन, TRIPURI, त्रिपुरी सेशन। इसके प्रेसिडेंट है सुभाष चंद्र बोस, इसके भी प्रेसिडेंट है सुभाष चंद्र बोस। अब यहां पे गांधी जो है, क्योंकि गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जो है वो ऐसा, जितने इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा थे, और मैंने वो आपको स्टोरी बताई भी थी कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो ICS सिलेक्ट हो गए थे और रैंक 5 था इनका, और ये जो है गांधी की वजह से ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी ने स्टार्ट की तो उसको छोड़ के ये इंडिया आ गए, ठीक है, अपनी नौकरी पे लात मार के। जैसे ये इंडिया पहुंचे गांधी ने क्या कर दिया, मूवमेंट बंद कर दी, ठीक है। तो आइडियोलॉजी जो ही थी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में हमेशा से रहेंगे। तो जब दोबारा सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बनाने की बात की गई तो गांधी ने यह बोल दिया कि मैं चाहता हूं कि पट्टाभी सीतारमैया जो है उसको जो है प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाए। और इनफैक्ट गांधी ने यहां तक बोल दिया कि जो बंदा पट्टाभी सीतारमैया को वोट डालेगा उसका मतलब ये होगा कि वो मुझे वोट डाल रहा है, ठीक है। तो गांधी ने यहां तक बात कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे कि गांधी के इन्फ्लुएंस करने के बाद भी, लोगों को, कांग्रेस के मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत गए, ठीक है। तो लिखो 1939 त्रिपुरी सेशन, प्रेसिडेंट है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस या अगेंस्ट सुभाष, गांधी सपोर्टेड
गांधी सपोर्टेड पत्ताबी सीतारमैया, बट सुभाष स्टिल वन द इलेक्शन, however he had to resign when Congress working committee resigned, and then Dr. Rajendra Prasad became president. ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो जो है अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो चला रहे थे, तो उन्होंने जाके उसको रिज्यूम कर लिया। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो बन गए। ठीक है, स्टार मार्क करके एक और लिख लो, सुभाष चंद्र बोस रिवाइव्ड हिज फॉरवर्ड ब्लॉक BLOC ब्लॉक। नेक्स्ट सेशन लिखो 1940 रामगढ़ सेशन। इसके प्रेसिडेंट है मौलाना आजाद। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछ लिया। मौलाना आजाद जो है वो सबसे छोटी उम्र के प्रेसिडेंट है। ठीक है, जो सबसे छोटी उम्र के प्रेसिडेंट बने और सबसे ज्यादा टाइम के लिए प्रेसिडेंट बने हैं वो मौलाना आजाद है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो स्टार्ट हो गई और उसके बाद कोई भी सेशन जो है वो हुआ ही नहीं। ठीक है, 5-6 साल तक कोई भी सेशन नहीं हुआ और मीनवाइल मौलाना आजाद जो है वही इसके प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया था कि सबसे ज्यादा टाइम तक जो प्रेसिडेंट जो है वो कौन रहे हैं। ठीक है, तो वो है मौलाना आजाद। तो लिख लो, ही वॉज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। स्टार मार्क करके लिख लो, ही वॉज ऑल्सो यंगेस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 40 से लेके 45 तक जो है कोई सेशन नहीं होता। नेक्स्ट सेशन होता है 1946 में। यहां पे होता है मेरठ सेशन। प्रेसिडेंट चुने जाते हैं आचार्य कृपलानी। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, तो वो थे आचार्य कृपलानी। प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट लिखो 1948 जयपुर सेशन और इसके प्रेसिडेंट है पत्ताबी सीतारमैया। गांधी ने बोला कि देखो यार, हमारा देश हो गया, अब तो जिस बंदे को मैं चाहता हूं उसको प्रेसिडेंट बना दो। तो फाइनली इसको पत्ताबी सीतारमैया को प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया। और देन फाइनली इसके रिगार्डिंग एक स्टैंड अलोन फैक्ट लिख लो स्टार मार्क करके। ही वॉज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, सेशन जो है वो हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर जो है उनको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी जो है वो समझ लो कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरीज जो है उनके बीच में डिफरेंस क्या था। ठीक है, स्टोरी है, इसके बारे में लिखना कुछ नहीं है, सुन लो बस स्टोरी। कांग्रेस जब फॉर्म हो रही है तो किनके द्वारा फॉर्म की गई है? मॉडरेट्स के द्वारा। ठीक है, अपने दिमाग में बिठाने के लिए बस इतना ध्यान में रखो कि इनकी एज जो है वो 60 to 70 प्लस है ये। ठीक है, बुढ़े हैं, ठंडे दिमाग के हैं, इसी वजह से प्रे करते हैं ब्रिटिश को। ठीक है, और इनके जो मेथड्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेटर्स लिखो, लेटर के थ्रू मतलब बेसिकली एप्लीकेशन लिखो। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स जो है वो अपनाते हैं। ठीक है, वहीं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, मॉडरेट्स कौन से हैं? आपके दादा भाई नौरोजी जैसे लोग। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जैसे लोग। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है ये मॉडरेट्स हैं। एक्सट्रीमिस्ट कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल है, चलो पाल अभी मुझे याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है, तो ये 3 है। ठीक है, इनकी एज कितनी है? इनकी एज है 30 to 40। ठीक है,
ये लोग क्या करते हैं, इनके जो मेथड्स हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ये लोग क्या करते हैं, ये थोड़े से सिडिशियस आर्टिकल्स जो है वो लिख देते हैं, जैसे जो बाल गंगाधर तिलक जो है इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा कि ये सिडिशियस आर्टिकल जो है ये लिखते हैं, इनको 2 साल की जेल भी होगी, ठीक है। तो ये अपने आर्टिकल जो है उसमें थोड़ी जो है क्रांतिकारी बातें जो है वो लिख देते हैं। इनकी क्रांतिकारी बातें सुन के एक और ग्रुप है रेवोल्यूशनरी ग्रुप, इनकी क्रांतिकारी बातें सुन के जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप है वो है 20 से 30 साल का, ठीक है। इनके ये 30 से 40 साल की इनकी शादी वगैरह जो है हो चुकी है, इनके बच्चे जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। ये है 20 से 30 साल या 20 से 25 साल के बच्चे रेवोल्यूशनरीज। इनके क्रांतिकारी आइडियाज को सुन के ये लोग क्या करते हैं, ये हथियार उठा लेते हैं, ठीक है, वेपन्स जो है ये उठा लेते हैं। इनका मानना है कि खून दिए बिना जो है या खून किए बिना या खून दिए बिना आजादी जो है वो नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच के हैं एक्सट्रीमिस्ट। फाइनली कौन से हैं, ये आपके रेवोल्यूशनरी, जो कह देते हैं कि अगर अंग्रेजों से जीतना है तो हमें जो है अंग्रेजों को मारना होगा, ठीक है। अब इनके बीच में एक है गांधी, ठीक है। तो इनके मेथड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इनके मेथड जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इनके मेथड जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, क्योंकि ये खून की बात कर देते हैं, ठीक है, मर्डर करने की बात कर देते हैं, तो इस वजह से इनके जो मेथड जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल। वही गांधी जो है, ठीक है, गांधी क्या है, गांधी इन तीनों से खतरनाक है, ठीक है। किस वजह से, गांधी क्या कहता है, गांधी कहता है कि देखो, भारतीयों से पूछता है कि तुम्हें डर जो है वो किस बात से लगता है, वो कहते हैं हमें जेल जाने से डर लगता है, ठीक है। तो ये अंग्रेजों को चैलेंज करता है कि देखो तुम हमें जेल में बंद करोगे ना, जाओ कर दो जेल में बंद, कितने लोगों को जेलों में भरोगे, और जितना हम सारी जेलें तुमने भर दी, उसके बाद अगर तुम लोगों ने जितने लोग सड़कों पे रह गए वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो खुद से सोच लो, ठीक है। तो ये गांधी के मेथड जो है वो सबसे खतरनाक है, ठीक है। वो कहने को आपको लगता है कि हाँ ये बड़ा मतलब शांति प्रिय बंदा है, लेकिन अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप समझोगे कि ये कितनी बड़ी बड़ी धमकियां जो है वो अंग्रेजों को दे रहा है, ठीक है। अंग्रेज इसको अरेस्ट करने आते हैं, ये चुपचाप अरेस्ट हो जाता है, उनको कुछ नहीं कहता, ठीक है। वहां पे अंदर जाके ये बीमार हो जाता है, ठीक है। फिर ये अंग्रेजों को समझाते हैं कि देखो यार अंदर में मर गया तो बाहर जो, अगर अंदर मैं मर गया तो बाहर के लोग इतना ज्यादा भड़क जाएंगे तुम उनको नहीं संभाल पाओगे, ठीक है। तो देन गांधी को रिलीज कर दिया जाता है। तो गांधी के मेथड जो है वो इन सबसे अलग है। उसके अलावा बहुत से लोग जो है वो ये बात कहते हैं कि हमें आजादी जो है वो गांधी ने दिलवा दी, या जो आजादी जो है वो भगत सिंह जैसे लोगों की वजह से आई है, या फिर लाला लाजपत राय जैसे लोगों की वजह से आई है। तो असल में जो हमें आजादी मिली है ना, इन तीनों चारों के कल्मिनेशन से मिली है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो मॉडरेट्स जो थे इन्होंने एक ग्राउंड जो था वो ले डाउन किया, ठीक है। उस ग्राउंड के ऊपर लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है। प्लेटफॉर्म बनाया, किनके खून से बनाया, रेवोल्यूशनरीज के खून से एक सड़क जो है इसके ऊपर बनाई, जिसके ऊपर गांधी जो है वो पूरे भारत को लेके चले, ठीक है। इन्होंने पूरे भारत को इकट्ठा कर लिया। और उसके अलावा गांधी के मेथड जो है या इनके मेथड जो है ये अलग अलग क्यों है, ठीक है। ये जो है रेवोल्यूशनरीज जो है या भगत सिंह जो है ये क्या कहते हैं कि मैं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, बॉम्ब लेके जाऊंगा, असेंबली में बॉम्ब फेंकूंगा, खुद जाके अरेस्ट हो जाऊंगा, या गोली खाऊंगा तो खुद खाऊंगा, या अंग्रेजों को मारूंगा, बाकी लोगों से मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। कि मेरे को किसी को मेरी वजह से मरने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मौत का जिम्मेवार जो हूं मैं खुद हूं, ठीक है। तो इनका जो भगत सिंह जो है उनका मेथड किसके ऊपर है, सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। कि उनका मतलब यह है कि जो कुछ होगा मुझे होगा, मेरे को उस चीज से कोई फर्क नहीं है, मेरे को अपनी जान की परवाह नहीं है। वहीं गांधी जो है वो क्या कहते हैं, वो मास को एक साथ लेके चलते हैं, मास मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो गांधी को पता है कि अगर मैं मेरी मास मूवमेंट में जरा सा भी हमने ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर दिया तो उस वजह से क्या होगा कि जो लोग मेरे कहने के ऊपर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और उन इकट्ठे हुए लोगों में से किसी एक बंदे ने भी ब्रिटिश के ऊपर गोली चला दी तो ब्रिटिश सारे लोगों को मार देगी, ठीक है। और ऐसी आजादी का फायदा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास रूल करने के लिए कोई हो ही ना, ठीक है। आजादी हमें मिल जाएगी, हाँ ये है कि भगत सिंह के तरीकों से आजादी हमें मिल जाती 10 से 15 साल पहले, 10-15 साल पहले हमें आजादी मिल जाती, लेकिन उससे जान माल का नुकसान जो है बहुत ज्यादा होता, ठीक है। किसी का बाप ना रहता, किसी का बेटा ना रहता, ठीक है।
तो बहुत सा नुकसान जो है वो हो जाना था। गांधी के मेथड की वजह से क्या हुआ कि 10-15 साल या 20 साल हमें आजादी भले ही लेट मिली है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो आपका कोलेटरल डैमेज जो है वो हमें उतना नहीं झेलना पड़ा, ठीक है। तो गांधी जो मास मूवमेंट लेके चलते हैं वो इस वजह से जरा सा भी वायलेंस को टॉलरेट नहीं कर सकते, जबकि भगत सिंह जो है उन्हें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें इस चीज से मतलब है कि मेरे को किसी और इंसान से कुछ भी लेना देना नहीं है, अगर कुछ होगा तो मुझे होगा, मैं बम लेके जाऊंगा, मैं बम गिराऊंगा और उससे किसी भी इंसान का नुकसान जो है वो नहीं होगा। अगर मुझे किसी को मारना होगा तो मैं इंडिविजुअली जाऊंगा, उस इंसान को जाके मार दूंगा और मैं खुद बनने के लिए भी तैयार हूं, ठीक है। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस है कि मॉडरेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो है वो अपनाते हैं, ठीक है, चिट्ठियां वगैरह लिखते रहते हैं, प्ली करते रहते हैं उनको, पॉलिटिकल मेंडिकेसी करते हैं, ठीक है, मेंडिकेसी होता है भीख मांगना। देन एक्सट्रीमिस्ट जो है वो इनको उकसाते रहते हैं, ठीक है, कि जाओ बेटा उनके ऊपर अटैक कर दो या ये कर दो वो कर दो, ठीक है। अपने आर्टिकल्स ऐसा लिखते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलते कि जाओ उन पे अटैक कर दो, आर्टिकल्स ऐसे लिखते हैं, इनकी साइकी इस तरीके से चेंज कर देते हैं कि ये लोग जो है अटैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उस एज ग्रुप को टारगेट करते हैं जो एज ग्रुप इनको पता है कि जल्दी से बातों में आके अंग्रेजों के ऊपर जो है ये अटैक कर देगी। खुद अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि एज ग्रुप इतना है, ठीक है, बच्चे हो गए हैं, ठीक है, आगे पीछे है इनका कोई ना कोई, ठीक है, तो इस वजह से खुद से अटैक जो है नहीं करते, इनको जो है वो उकसाते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है भगत सिंह जैसे लोग जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, शादी नहीं हुई इनकी, और ये लोग जो है देश के लिए मर मिटने का जज्बा जो है वो रखते हैं और देन फाइनली शहीद हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन जो है गांधी है वो मास मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है। तो ये है इनके सबके बीच का डिफरेंस। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक लाइन जो है वो लिखवाई थी कि ये जो मॉडरेट्स हैं दे लेड द फाउंडेशन, moderates laid the foundation on which extremists built a road with the blood of revolutionaries on which गांधी जी marched into free India, ठीक है, कि moderates ने फाउंडेशन जो है वो ले डाउन की और एक्सट्रीमिस्ट ने उसके ऊपर रोड जो है वो बिल्ड किया। किसके थ्रू रोड जो है वो बिल्ड किया गया? बाय द ब्लड ऑफ रेवोल्यूशनरीज के खून से वो रोड जो है वो बनाया गया। एंड देन उस रोड के ऊपर गांधी जी जो है वो मास मूवमेंट जो है उसको लेके चले, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यही तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम जो है मॉडरेट्स जो है वो मैंने आपको जो यूपीएससी वाले बच्चे जो है मॉडरेट्स के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया था। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो एक्सट्रीमिस्ट के बारे में होगी और उससे नेक्स्ट क्लास जो होगी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। उसमें हम जो जितने भी अटैक्स जो है ये भगत सिंह के द्वारा किए गए या जो दूसरे रेवोल्यूशनरीज थे चंद्रशेखर आजाद, वो जो हमें नेक्स्ट क्लास में वो कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।